अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। 9 मई केसेस सजाओं पर नाअहली का एक नया बोझ उठाए पीटीआई अब अपनी जंग पार्लियामेंट के अलावा अदालतों में भी लड़ रही है और कस्टोडियन ऑफ द हाउस यानी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब उसी अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, जिसके अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदों को वो 9 मई केसेस के फैसलों के बाद खुद खाली करार दे चुके हैं। पीटीआई को आज एक आर्जी अदालती रिलीफ पेशावर हाई कोर्ट से उस वक्त मिला कि जब अदालत ने 9 मई केसेस में सजाओं के बाद नाअहल करार पाने वाले अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और सेनेट अपोजिशन लीडर शिबली फराज की जगह पर नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्री का अमल अगली समात तक रोक दिया और इस इशू पर इलेक्शन कमीशन को मजीद कोई कार्रवाई से रोकते हुए नोटिस जारी कर दिया। और दूसरी जानिब आज पीटीआई ने इमरान खान से जेल में मुलाकात ना होने और 9 मई केसेस में सजाओं के खिलाफ पार्लियामेंट में एक एहतजाज किया और असद कैसर के खिताब के जवाब में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट को तमाम इशूज़ के हल का असल जिरगा करार देते हुए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। अब स्पीकर के बकौल वो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे, ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं और कौमी असम्बली और सेनेट से बढ़कर कोई ग्रैंड जिरगा नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें किसी और जिरगे की कुछ समझ नहीं आती, ये बात भी उनकी कही हुई है। अच्छा, अब स्पीकर साहब चाहे पार्लियामेंट को ही ग्रैंड जिरगा करार देते रहें मगर अपोजिशन बज़ाहिर इस जिरगे का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है और असद कैसर ने बतौर एहतजाज कल यानी 13 अगस्त को पार्लियामेंट के बाहर अपनी असम्बली लगाने का ऐलान कर दिया भाई। और उन्होंने कहा कि हम अपनी असम्बली लगाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन की इसी लड़ाई के शोर शराबे में हुकूमती इत्तेहादी जमात के जो सरबराह हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने वफाकी हुकूमत से नया एनएफसी अवार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया है और साथ ही ये मौक़िफ़ अपनाया है कि नए एनएफसी अवार्ड का इजरा जो है वो ना वफाकी हुकूमत और ना एफबीआर जो है वो कर सकी और ये उनकी नाकामी है और टैक्सेस के कम इकट्ठा होने पर सूबों की जिम्मेदारी नहीं है, सूबों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ साथ आज की एक और अहम पेशरफ्त कबायली अजला में जिरगा मुज़ाकरात की नाकामी है, जिसके बाद अब खैबर और बाजौड़ अजला में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है, जबकि सूबाई हुकूमत और वज़राए आला पहले ही ऐसे किसी ऑपरेशन की भरपूर मुखालफत का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन ग़ालिबन कहने को ये कहा जा सकता है कि सूबाई हुकूमत भी इस सारे सिलसिले पर ऑन बोर्ड ही दिखाई दे रही है। आज की जितनी भी डेवलपमेंट्स इस हवाले से सामने आई हैं, सो इन तीनों अहम तरीन डेवलपमेंट्स पर हम आज प्रोग्राम में अपना फोकस रखेंगे और पहले सेगमेंट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत और अब इस माहौल में अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात को क्यों जो है वो एक अहम ऑप्शन तस्वुर किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से और कबायली अजला में ऑपरेशन का रिस्क हुकूमत कैसे लेने जा रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा, कौमी असम्बली में चीफ विप और वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि इश्यूज़ बहुत सारे चल रहे हैं, बड़ी सीरियस नौयत के चल रहे हैं। सो सबसे पहले आपके ही घर से, पार्लियामान से आगाज़ करते हैं जहाँ पर आप लोग होते हैं और बड़ा काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक आज सिचुएशन डेवलप हुई और वो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी कि पहले उनके जो सेनेट के लीडर ऑफ द मतलब अपोजिशन और फिर नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन, पहले उनकी नाअहलियाँ होती हैं, फिर स्पीकर साहब को जो है पेशावर हाई कोर्ट रोक देती है, इलेक्शन कमीशन को टेक्निकली पेशावर हाई कोर्ट रोक देती है कि भाई इस पर कोई कार्रवाई मजीद नहीं होगी। फिर उसके बाद स्पीकर साहब जो हैं उनको नाअहल करार देने की नोटिफिकेशंस निकाल देते हैं। उसके बाद फिर वो जब एहतजाज करते हैं तो स्पीकर साहब कहते हैं नहीं नहीं आप आके हमारे साथ बैठ के बात करें। तो ये मतलब उन्होंने एक तरफ तड़ी लगाई कि हम अपनी असेंबली कल बाहर लगाएंगे, तो स्पीकर साहब ने कहा नहीं नहीं आप आ जाएं अच्छे बच्चों की तरह इस ग्रैंड जरगे में पार्टिसिपेट करें। ये क्या समझ नहीं आई कुछ कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? देखिए बड़ा वाज़ेह है, दो सिस्टम साथ साथ चल रहे हैं, एक अदालती निज़ाम, दूसरा पार्लिमानी निज़ाम। सज़ाएँ उन्हें हुई हैं अदालती निज़ाम से, उसी फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी नोटिफाई किया है। उसी अदालती निज़ाम जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने एक ऑर्डर जारी किया है रिस्ट्रेन का, वो रिस्ट्रेन उधर मामला रुक गया है। ये है अदालती निज़ाम। पार्लिमानी निज़ाम में उन्हें मुज़ाकरात की दावत देना ये आज की बात नहीं है, ना गवर्नमेंट कभी इस तरह की तड़ियों में आती है कि जनाब हम बाहर अपनी अदालत लगा लेंगे। 100 दफ़ा लगाएं, बहुत खुला लान है, पार्किंग बहुत खुली है वहाँ पे। कोई इससे पहले भी कई वहाँ पे असेंबलियाँ लगती रही हैं, लगाते रहे, अपोजिशन हम भी लगाते रहे हैं, आप लोग भी लगाए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये कोई तड़ी में कोई गवर्नमेंट नहीं आती, ना उस वक्त वो गवर्नमेंट आई थी हमारी तड़ी में, ना ये गवर्नमेंट आएगी उनकी तड़ी में। ये जो मुज़ाकरात है ना, ये गवर्नमेंट की ख्वाहिश है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है। बजट के इजलास में मैं बहुत प्रोग्रामों में ये बात कह चुका हूँ कि उन्होंने किसी के ज़रिए पैगाम नहीं भेजा, खुद जाके लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पे जाके बनफ़्स नफीस साहब से हाथ मिलाया
और उन्हें कहा कि जनाब मुज़ाकरात करें, बैठें, ये वक्त की ज़रूरत है, हमें बैठना चाहिए। ये एक सोच है और ये एक सियासी सोच है कि मुज़ाकरात जो है ना सियासत का दूसरा नाम होते हैं। आपको याद है मैं तवातर से जब मुज़ाकरात का कोई सिरे से नाम ही नहीं था, अब तब भी आपके प्रोग्रामों में कहता होता कि एक दिन हमें बैठना पड़ेगा और वो वाहिद हल है। आज भी मैं आपको यही कह रहा हूँ, बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। अब देखें आपने, मुझे तो लगता है बातचीत तब दो बड़े अहम लीडरान के दरमियान होगी और किसी के बस की बात मुझे नहीं लग रही। एक लीडर आपका है और एक लीडर उनका है। मुझे अब ये दो कहानी में मेन लीडर्स लग रहे हैं, मुझे मेन कैरेक्टर्स। बायसियत वफाकी वज़ीर के अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी मीटिंग में जाना पड़ता है तो सबसे पहले मुझे जो मेरे स्टाफ के लोग हैं, मेरी मिनिस्ट्री के सीनियर अफसरान हैं, पहले वो ब्रीफ करते हैं। ठीक है, सर उधर की ये तैयारी है, हमारी ये तैयारी है, ये रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, ये टॉकिंग पॉइंट्स हैं, एजेंडा है, सारी बात होती है ना। सिंपल सी मैंने आपको बात बताई है, वहाँ से तो शुरू हो, कम अज़ कम बैठे तो सही, कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा वो तो तय करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि दो बड़े बैठे ज़रूर बैठे, तीन बड़े बैठे ज़रूर बैठे, चार बड़े बैठे ज़रूर बैठे। मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ नहीं है, सिर्फ सर दो ही हैं, एक साढ़े थे, एक होना दे भाई, बेशक हो ना। नहीं वो बीच में शुरलियाँ छोड़ते रहते हैं ना कि जनाब इनके पास कितना इख्तियार है। तो मैंने कहा मैंने कहा बात ये है, मैंने कहा जिनके पास इख्तियार है वो भी पाकिस्तान के लिए बैठेंगे। मैं जो चौथे बड़े की बात बता रहा हूँ वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, उनके पास चले जाएंगे कि अदालती निज़ाम के लिए हमारा क्या ताउन आपको चाहिए, कितने लोगों को वहाँ से रिलीफ देने के लिए आप बताएं। मतलब भाई पाकिस्तान की बात है ना, किसी की जात की बात तो नहीं है। मैं टेक्निकली उस चैमगोई के बारे में बात कर रही हूँ। चैमगोइयाँ क्या है, मतलब मुख्तलिफ खबरें। ज़ाहिर है इस्लामाबाद में नाजरीन बहुत खबरें होती हैं और हर खबर को आपने फिल्टर करके देखना होता है कि आपको कौन सी खबर में थोड़ी बहुत सदाकत लग रही है। सो मैंने वो जो डॉट कनेक्टिंग की थी वो इस तरह से की थी कि राना सना साहब को आपको याद होगा कि उन्होंने एक बात की थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अडयाला जा सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, कौन रोक सकता है, उनकी मर्जी आए तो वो अडयाला जाके अंदर कैदी से भी मिल सकते हैं, कोई भी कैदी हो, मैंने नाम थोड़ी किसी का लिया। तो इस किस्म की एक बात आई, वो चली। फिर उसके बाद सुने सर, फिर उसके बाद कुछ ब्यूरोक्रेसी भी आजकल आप लोगों की बड़ी फेवरेट है। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ ब्यूरोक्रेट से ये बात सुनी कि उन्होंने कहा कि इस किस्म की कोई चीज़ हुई है कि गए कोई भी नहीं है, अभी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक तरह से पैगाम रसानी किसी तौर पर हुई है कि भाई अगर वो आए इधर मिलने और अगर वो आपको एक तरह से ये ऑफर करें कि भाई हम जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ वगैरह के लिए, तो उन्होंने तो उन्होंने आगे से नॉर्ड और उस पर एक एप्रिसिएशन दिखाई है अंदर वाले कैदियों ने भी। तो ये बड़े दो की हल्की फुल्की सी दाएं बाएं कोई बातचीत उड़ी है एक दूसरे की तरफ। भाई ये बातचीत उड़ी है। अच्छा जी, ये सिर्फ उड़ी है, ये मुझे बिल्कुल ठीक है, आखिर में आपने बिल्कुल ठीक है कि ये सिर्फ उड़ी खबर है। और जो आपने कहा ना इस्लामाबाद में खबरें बड़ी होती हैं, खबरों से ज़्यादा इस्लामाबाद में अफवाहें बहुत होती हैं। अच्छा हाँ, ये सिर्फ एक अफवाह है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ना मियां नवाज शरीफ साहब का कभी भी प्रोग्राम बना या इस पे पार्टी में बहस हुई हो, मशवरा हुआ हो। अभी हमारी जो है वो सीनियर हमारी कमांड की मीटिंग हुई है, दिस टॉपिक वाज नेवर डिस्कस्ड। किसी ने बात ही नहीं की, ना कोई जा रहा है ना उधर से कोई नॉड हुई है। लेकिन मैं पॉलिटिकल पार्टियों की और उनकी सीनियर क़यादत की बैठने की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि कम अज़ कम हमें पाकिस्तान के जो कोर इशूज़ हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान के इशूज़ हैं, उनके ऊपर तो इकट्ठा होने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे टेररिज्म है, इस पर इकट्ठा होने की ज़रूरत है ना। अब इसमें जनाब आपको केपी की गवर्नमेंट कुछ और कहती हुई नज़र आ रही है, हम कुछ और कह रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई वहाँ पे कोई नया ऑपरेशन नहीं है, आपने अपने प्रोग्राम में भी थोड़ा तस्करा किया। जहाँ दहशतगर्द कार्रवाई करते हैं वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, सिंपल सी बात है। आप कहें नया ऑपरेशन है, कोई नहीं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के किसी और इलाके सूबे में अगर दहशतगर्द कार्रवाई करेंगे वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो लिहाजा नया ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है। लेकिन जो आपको सूबाई हुकूमत की तरफ से केपी की मैं ये कहूँगा कि ऐसी खबरें कि जिससे सलामती, जिससे अमन व अमा की सूरत हाल, जिससे फोर्सेस और कबाइल के दरमियान नफरत पैदा करना, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ये वो बातें हैं कि जिन पे आप तय कर लेंगे जी ये हमने नहीं करना, ये पाकिस्तान के लिए हमने करना है, उसके बाद नहीं तो अच्छा मुज़ाकरात करें, बाकी करते रहें। एक और चीज़ यहाँ पर फिर काबिले गौर है, वो ये है कि जब स्पीकर साहब ये कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो ग्रैंड जिरगा है, तो फिर ये जो भी सूबे में कोई अमन अमान की सूरत हाल है और दो सूबों में इस वक्त पाकिस्तान की ये मौजूद है सिचुएशन ऐसी सिक्योरिटी की, तो फिर इसी ग्रैंड जिरगे में वो सिचुएशन भी डिस्कस कर लें कि भाई किस सूबे में क्या ऑपरेशन दरकार है, होना क्यों चाहिए, गवर्नमेंट का क्या पर्पज़ है, और दूसरी साइड अगर उसको अपोज कर रही है तो वो क्यों अपोज करे। तो उसी ग्रैंड जिरगे में आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद के ऊपर बातें होती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के ना दो इशूज़ हैं।
पार्लियामेंट के अंदर की बात बता अभी रहा इस वक्त तो हूँ। नायल हो रहे हैं ना। वैसे एक उनके इशू कई तो ये issues आप हैं। लोगों ने उनको नया मत्थे लगा दिया उनके। नहीं, अभी मैं बताता हूँ आपको नायल क्यों हो रहे हैं, वो तीसरा इशू है। अच्छा, जी, वो तीसरा इशू है। दो इशू उनके यहाँ पे क्या है, एक तो ये बेचारे मीन हमारे भाई हैं, मीन मैं उनको बात बता रहा हूँ, जो लोग मामलात को आगे अच्छे तरीके से चलाने की बात करते हैं, जो एक मिडल वे निकालने की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों की बात बता रहा हूँ। बेचारा मैंने इसलिए कहा कि वो तमाम तर पॉजिटिविटी के साथ किसी नतीजे पे पहुँचते हैं, ऊपर से जनाब इमरान खान साहब एक आरा कहें तलवार कहें चला देते हैं कि खबरदार किसी ने कोई मसलियत की बात की, बस जंग है तो लड़ाई है तो पार्लियामेंट को नहीं नहीं तो चलने मसलियत देना। वाले आ रहे हैं ना, फलां। मसलियत वाले आ अगली रहे हैं, बात आप लोगों के सुनो। साथ वो बैठेंगे अब अब ऐसा अगली ही बात है। सुनो। दूसरा इशू ये है कि अगर इनमें कोई सेन वॉइस आती है, तहरीक इंसाफ का कोई बंदा अगर लेके आता है, इनके जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं वो उसकी वो मटी प्लीद करते हैं कि उस बेचारे की जरूरत नहीं होती कि दोबारा वो कोई रिकन्सिलिएशन की बात करे। वो तो उनके ये दो लीडरान को भी नुकते बड़ा सवाल करते हैं। उन्हीं सोशल की बात मीडिया बता वाले रहा हूँ तो ना, उनके मैं तहरीक लीडरान को इंसाफ भी के बड़ा- लोगों की बात बता रहा हूँ कि उन्हीं की जो है ना मटी प्लीद करते हैं, उनके अपने लोग। चौथी बात सुने कि वो नायल हो रहे हैं और फलां हो रहे हैं, वो तो खैर 9 मई के वाक़यात हैं, अदालतें उनको सज़ाएँ दे रही हैं। मैंने आपको बताया है कि वो अलग एक जुडिशल सिस्टम है, उसमें से ज़ाहिर हम भी गुजरे हैं, उस चक्की से सारे गुजरते हैं ना। पाकिस्तान में कोई ऐसा तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ काम नहीं हो रहा जो इससे पहले किसी ने भुगता ना हो। लेट मी से दैट, अच्छा, कोई नया काम नहीं हो रहा। ठीक है जी, जेलें, मुकदमों को मुतनाज़ा कहना, जुडिशरी को जनाब अपना नहीं मुतनाज़ा लेकिन कहना, लेकिन डॉक्टर ये साहब एक सब चीज होता रहा है, है माजी मर्द में। मर्द भुगतते थे ना, औरतें कहाँ इतनी बड़ी तादाद में, यास्मीन राशिद, सनम जावेद, फलाना टिमकाना, आलिया हमजा, आयशा भुट्टा, ये इतनी बड़ी तादाद में खवातीन की 5-5, 10-10 साल अरे कैद तो मैं नहीं ना आपको हुई। अब खवातीन वर्कर्स के अगर अपने नाम गिनवाना शुरू कर दूंगा तो वो भी गिनवा सकता हूँ, लेकिन मरियम नवाज के बारे में आपका क्या ख्याल है? मरियम नवाज के बारे में क्या ख्याल है? वो उसका तो क्या लीडर तो कसूर है था? ना। नहीं, मैं वैसे लीडर कह रही हूँ, खातून है उनका ना, तो मानते हैं, उनका हाँ। क्या कसूर था? वैसे तो बेनजीर उन्हें साहिबा बार भी बार हैं। पकड़ा गया, बेनजीर साहिबा भी बेनजीर है, तो साहिबा ये भी। रहा है। मैंने कहा कोई ऐसा काम दोबारा दोहरा देता हूँ तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं हो रहा जो माजी में ना हुआ हो किसी भी सियासी जमात के खिलाफ। मैं कुछ अप्रिशिएट नहीं कर रहा। जब बैठने की हम बात करते हैं ना, अगेन रोकना है भाई इसको। क्यों ऐसा होता है जनाब कि एक जमात जब गवर्नमेंट में होती है तो दूसरी अंदर होती है, वो गवर्नमेंट में होती है दूसरी अंदर होती है, वाई? इसको देखने की ज़रूरत है। सियासत सियासी मैदान में करें, इदारों के ख़िलाफ़ ना करें, स्टेट के ख़िलाफ़ ना करें। अब तीसरा नुकता जो मैं आपको बार बार वो कह रहा था, वो तहरीक इंसाफ का ये है, इन्हें ये नहीं पता कि ये गलत कहाँ हुए हैं, ये कौन ट्रैक सा से कहाँ उतरे हैं। अच्छा, रेलगाड़ी सीधी जा रही होती है ना ट्रैक पे, वो डब्बे उतर जाते हैं नीचे, या इंजन उतर जाता है। इनका तो इंजन उतरा है ना जो सबसे आगे था, जो आजकल अडियाला में क्याम पजीर है, अच्छा। वो उतरा है। पीछे पूरी ट्रेन की बोगियाँ उतर गई हैं। वो क्या था कि भाई आप सियासत में लड़ें, हमसे लड़ें ना, हम सियासी जमात हैं, गवर्नमेंट है, अपोजिशन करें, दब के करें। तो जिससे आप लड़ते थे वो भी उसी से लड़ रहे हैं। आपने लड़ना शुरू कर दिया इदारों से, रियासत से, और उसमें आपने तमाम हदूद पार कर दी हैं। जिस तरीके के साथ देखें रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ एक, मैं कहता हूँ कि लिमिटलेस इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, इल्ज़ाम लगाए, और पता है उसका नुकसान किसको होता है? पाकिस्तान को, रियासत को। और ये जब आप मलाइन करते हैं लेकिन एक रियासत चीज उन्होंने को, कर दी, वो टैग तो उतर रियासत गया की अपनी उनसे। रेट होती है। 5 अगस्त को उन्होंने एक पुरअमन एहतजाज भी कर दिया 5 अगस्त को उन्होंने दाई गलत किया। है। 5 अगस्त को पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान मकबूजा कश्मीर के मजलूम और निहत्ते मुसलमानों के साथ थे कि 5 अगस्त 2019 को उनका खुसूसी स्टेटस इंडिया ने चेंज किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। हम उनके साथ इज़हारी यकजहती कर रहे थे, पूरे मुसलमान, ख़ास तौर पे पाकिस्तान। उसे यौम इस्तिसाल कश्मीर कह रहे थे, और ये क्या कर रहे थे? हम कह रहे थे कश्मीर कश्मीर, ये कह रहे थे इमरान इमरान। अच्छा किया इन्होंने भाई, आप भी वैसे अपनी तो आवाज़ कश्मीर के उसमें मिलाए ना। इमरान इमरान आप 6 तारीख को कर तो लें। आप लोग इमरान को गिरफ्तार 6 तारीख को कर लेते, 5 को ना करते। फिर एक ये सवाल भी भाई, बनता है हमें ये कि पता 5 नहीं को था। गिरफ्तार ही क्यों करके उस दिन को क्यों नहीं, ऐसा हमें- अंडरमाइन हमें कर दिया पता कि नहीं वो था कि ये इस तरह की हरकत करेंगे, वरना हम 5 को 5-6 को कर तारीखें लेते तो सियासी अच्छा, तारीखें तो बड़ी है। दूसरी बात सुने, अभी 14 अगस्त को अब पूरी अब ये कौम फिर के कर रहे हैं। हाथ में पाकिस्तान का झंडा होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा होगा। है। इनके हाथ में तहरीक वैसे इंसाफ वो का कह रहे झंडा होगा, उनके इमरान लोगों ने खान कहा कि जिंदाबाद हम- होगा। ये उनके- क्या है? नहीं, वैसे तो उनके लोगों को वो सोशल मीडिया वाले आज भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके सेक्रेटरी जनरल और एक और लीडर ने, मेरा ख्याल है असद कैसर साहब ने कहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के उन्होंने कहा कि भाई 14 अगस्त को हम जश्न मनाएंगे। तो अच्छी बात अवाम की। उनसे आजम सवाती साहब ने, सॉरी अच्छी बात असद कैसर की। साहब ने नहीं, आजम सवाती अच्छी साहब ने बात कहा हम की, जश्न लेकिन ये मनाएंगे। 2 बंदों ने बात की ना, उनकी भी मिट्टी प्लीज सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का कर रहा है ना। अच्छा, क्विकली ये बताइए कोई 20 सेकंड सेम- में डॉक्टर साहब कि आप लोग किसी सीबीएम के तौर पे, चूंकि उसको उनको ऑफर कर रहे हैं कि आप टेबल पे आके बैठे, तो सीबीएम के तौर पे आप उनको ये कह सकते हैं कि हम आपकी इमरान खान से मुलाकात करा देते हैं? इमरान खान से मुलाकात करने में क्या हर्ज है? मैं तो इस बात का हो नहीं ना बिल्कुल रही। मुकम्मल
हामी हूँ आप हामी हैं कि वैसे, ये बात इमरान आपने खान दूसरा से बताया। सियासी लोगों की मुलाकात होनी चाहिए। इस वक्त जो लोग इमरान खान से मिलने जाते हैं वो इमेच्योर लोग हैं, हाँ। वो पॉलिटिकली मेच्योर लोग नहीं हैं। ताड़ी पार्टी वो नहीं, उन्हें ताड़ा नहीं, बताते हैं कि ताड़ी नहीं आप ना नेल्सन सुनती। मंडेला बन चुके हैं। तो उधर ना नेल्सन है ना मंडेला है, उधर तो कुछ और ही है भाई। लेकिन मामलात जिमनी नहीं है ऐसे। इलेक्शन आ रहे हैं, ऐसे प्रोवोक पंप ना करें पब्लिक को, जिमनी इलेक्शन मैं आ रहे पंप हैं नहीं आप कर रहा, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक चलें। उन्हें ये बताएं कि जो सियासत आप कर रहे हैं इससे इदारों का नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, पीटीआई का नुकसान हो रहा है। ये उन्हें बताने की ज़रूरत है कि आप सियासत जो है वो, अगेन आई रिपीट, कि सियासत सियासी लोगों के साथ सियासी मैदान में करते रहें। जिस टकराव की पॉलिसी रियासत के साथ आपने अपनाई हुई है उसका मुल्क को भी नुकसान हो रहा है, आपको भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही इस तरह नहीं चलती पार्टियां, इस तरह नहीं चलती सियासत। आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता है। बड़ी ठीक है। क्लियर बात मैंने आपसे की है। बिल्कुल ठीक है। और आखिर में जाते जाते डॉक्टर साहब को हम एक अगर वो क्लिप दिखा सकें क्विकली, तो डॉक्टर साहब सिर्फ आपका एक 10 सेकंड्स का आपसे उसका एक जुमला चाहेंगे। काफी साहब ने नाजरीन आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट दी है और समझ में नहीं आ रहा कि उस पर हम क्या कहें, तो डॉक्टर साहब भी कुछ कहेंगे, जो भी कहेंगे जरा डॉक्टर साहब को दिखा दें, सुनवा दें, तो 10 सेकंड में हम डॉक्टर साहब का उस पर एक टेक लेंगे। तो आप सोच कर वोट देना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना, देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ। हाँ? सही या गलत, अब समझ में आया। ये डॉक्टर साहब वोट की जो इज्जत है वो ये है, यहाँ तक है। कामरान टसूरी साहब जो है वो देना है तो दे देना, कौन सा उधर से निकल चुटकुले आता है। छोड़ने के माहिर हैं। आवाम बाकी मैंडेट जो का वोट मजाक उड़ा पीटीआई रहे को हैं मिला वो निकला, जो नहीं निकला वो नहीं निकला। वो मिला ही नहीं था। मैं तो ये नहीं कहा, जो मैंने कहा है वही उसका मतलब है। आप समझ जाएं खुद, जो मिला वो निकला, हाँ जो नहीं मिला वो नहीं निकला। हाँ, तो यही सीधी कह सी रही हूँ ना, बात है। वो जो निकला नहीं वो नहीं मिला। मिला नहीं निकला मैं ही नहीं मैं आपको बड़ी सीधी बात बता रहा हूँ जो आप नहीं। समझना नहीं चाह रही। नहीं, मैंने कहा अच्छा जितना बताएं। वोट मिला था उतना निकल आया, ठीक है। जो नहीं निकला वो नहीं मिला। हाँ तो ठीक है, वो मिला ही नहीं ना। मिला ही नहीं। हाँ, डाला गया था, जी, लेकिन बिल्कुल। डाला गया था, मिला नहीं उनको, और वो मैंने निकला ये भी नहीं कहा, मैं आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल रही हैं। वो मैंने बताया हमारा भाई चुटकुले छोड़ने के मास्टर है, उन्हें करने ये दिया। आवाम की मैंडेट की बात हो रही है। लेकिन खैर एनीवे नाजरीन, थैंक यू सो मच। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, और आखिर में जो इन्होंने निकला और मिला और वोट और ये सारी कहानी थी वो आप दोबारा से सुनिएगा, मुझे भी समझ नहीं आई, आपको भी समझ नहीं आएगी। प्रोग्राम में हम बिलावल भुट्टो जरदारी की उस ताज़ा तरीन चार्जशीट पर बात करेंगे जो आज उन्होंने वफाकी हुकूमत के खिलाफ जारी कर दी है। बिलावल ने वफाकी हुकूमत से नए एनएफसी अवार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया है और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि पीपल्स पार्टी ने सूबाई हुकूमतों को 18वीं तरमीम के तहत जिम्मेदारियां तो दिलवा दी, लेकिन एनएफसी अवार्ड अब तक वही 2010 वाला है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर ना डाले, क्योंकि FBR के टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कोई कसूर नहीं है, बल्कि ये वफाकी हुकूमत और FBR को चलाने वालों की नाकामी है। इसके साथ साथ बिलावल ने 27वीं आईनी तरमीम के किसी इम्कान से मुकम्मल लाइल्मी लाताल्लुकी का इजहार करते हुए ये दावा किया कि नून लीग ने अभी तक इस हवाले से कोई रब्ता नहीं किया और पीपल्स पार्टी को नए एनएफसी अवार्ड के जारी ना होने में वफाकी हुकूमत की नाकामी क्यों नज़र आ रही है, और अब इस फ्रंट पर हुकूमत के साथ क्या पीपल्स पार्टी सींग फंसाने जा रही है या सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सिंध के वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि वैसे तो इत्तेहादी तो आप लोग नून लीग की हुकूमत के मार्च 2024 से हैं, तो एनएफसी के हवाले से अचानक ये इतनी एक तरीके से कह लें कि एक बड़ी सीरियस नौयत की वेकअप कॉल क्यों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देनी पड़ गई? कोई मामलात उसकी तरफ कोई डिस्कशन हुई थी पहले जिसमें कि वो तय नहीं पाया, क्या हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, ये काफ़ी अरसे से इश्यूज़ हैं और 18वीं तरमीम के बाद एनएफसी अवार्ड जो पहले हो गया था और होना चाहिए उसको, वो काफ़ी अरसे से दोबारा नहीं हो रहा, और 18वीं तरमीम पर भी हमें ये है कि उसको मज़ीद बेहतर होना चाहिए और जो उसकी असल रूह थी उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जो वैसे डिवॉल्व होने चाहिए प्रोविंस में, वो अभी तक फेडरल गवर्नमेंट में हैं। तो एक तो कई दफ़ा इस बात का जिक्र भी हुआ, फिर सीरियस इशू रहे हैं एनएफसी के सिलसिले में कि वो काफ़ी अरसे से उसको दोबारा नहीं किया गया और इस वजह से फ़ंड्स और दीगर चीज़ों में ज़ाहिर है
हम सबको मुश्किलात दरपेश आती हैं। तो प्रेसिडेंट साहब ने भी ये बात कही है और चेयरमैन साहब या जो हमारी एक कमेटी बनी हुई है सीनियर्स की जो PMLN से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इशूज़ पर हमेशा बात होती रहती है, तो उसमें ये चीज़ भी सरे फहरिस्त। और फिर आप देख रहे हैं कि आजकल मुख्तलिफ उस पर इस तरह की स्पेकुलेशंस हैं या बातें आती हैं सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पे कि जी NFC अवार्ड जो है उसको कम किया जा रहा है, जी सूबों के पास तो बेतहाशा पैसा चला गया है, फेडरल के पास नहीं है। हालांकि ये हकीकत नहीं अच्छा, है। लेकिन हकीकत ये बात है कि शाह फेडरल के साहब पास अपने IMF वसाइल कहता है, हैं। जी IMF वैसे ये कह रहा है कि सूबों को शेयर जो है वो कम करें। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, IMF को भी अब क्या इस पे बहुत सारे इश्यूज हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पर्दे में ही रहने दें तो अच्छा होता है। देखें IMF को भी जो इस्लामाबाद में बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा ब्रीफ करती है मुख्तलिफ इश्यूज़ पर, और फिर वो उनकी तरफ से, और ज़ाहिर है जब मीटिंग्स होती हैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि मेरे पास एनर्जी के साथ साथ PND का डिपार्टमेंट भी है। ठीक है। तो जब हम एक तसलसल से देखते हैं कि जी बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट है जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, एक तो चले फेडरल टेरिटरीज हैं या एक बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट को ही करने हैं, लेकिन हम देखते हैं कि प्रोविंस में भी 2013 या उससे पहले भी या उसके बाद भी एक तसलसल रहा है कि ट्रिलियंस के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ सूबों में होते हैं, और जिसमें हमने हमेशा एक अपनी आवाज़ उठाई है कि जी सिंध का शेयर जो है वो 2013 से 22 तक 3-4% से ज़्यादा नहीं रहा, और दीगर सूबों में वो भी हमारे ही सूबे हैं। लेकिन ये जो एक वो मिथ है कि जी वो नहीं है, फेडरल के पास कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जितने सूबे मजबूत होंगे उतना वफाक मजबूत होगा। ये वो बात थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू की, और आपने देखा उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया, पार्लियामेंट को मजबूत किया गया, प्रेसिडेंट साहब ने अपने इख्तियारात नीचे पार्लियामेंट को दे दिए, और फिर ये सूबों को NFC अवार्ड या 18वीं तरमीम से मजबूत किया गया। तो फिर आ जाता है कि जी उसको कमी की जाएगी। तो ये इस पैराए में चेयरमैन साहब ने बात की कि कमी की क्या बात है, इसमें तो बेहतरी आनी चाहिए, इजाफा जो है वो होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन शाह साहब ये हम तो खैर पर्दे में ही रहने देते इन बातों को, वो तो चूंकि आज चेयरमैन साहब ने आप लोगों की उठा दी बात, तो फिर हमने सोचा कि हम भी उठा लें, और आपने तो मुझे ख्वाजा आसिफ साहब की याद दिला दी। आजकल तो ख्वाजा आसिफ साहब भी ब्यूरोक्रेसी के पीछे जिस तरह कहते हैं ना डंडा लेके खड़े हुए हैं तो आज आपने भी ब्यूरोक्रेसी का कह दिया, जिक्र कर दिया, उससे मुझे फौरन हंसी आ गई और ख्वाजा साहब याद आ गए। आजकल वैसे ख्वाजा साहब के बयान ब्यूरोक्रेसी के हवाले से तो बड़े संगीन नौयत के। आपको भी वैसे ऐसा लगता है कि ये पुर्तगाल जा रहे हैं सारे और हम रह ना जाए? वैसे शाह साहब मतलब पुर्तगाल का कभी कभी दिल ललचा जाता है हमारा भी। जी बिल्कुल, हम भी चक्कर वक्कर लगा के देख लेते हैं। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर हैं और उन्होंने जाहिर कोई बात देखी होगी तो कही होगी, लेकिन मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ना, ये मिसाल के तौर पर एक और इशू की तरफ आपका ध्यान लाता हूँ। अब ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, हाँ, अब जी वो IMF ने बड़ा प्रेशर डाला, ये हुआ वो हुआ, फिर जाहिर है जो बात सामने आई वो यही आई कि ये भी उनको हमारी तरफ से, ये जो हमारे जो बड़े साहब कहते हैं ना प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, कि जो बाबू इस्लामाबाद में बैठे हैं वो हकायक क्या जाने आम इलाकों के, आम लोगों के, तो ये भी उन्हीं की तरफ से एक किस्म का वो कहा गया कि जी वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो तो बड़ा है, और वो आप देखें वो 15% था और 15% प्रॉपर लागू नहीं होता था, लोग बहुत कम देते थे। ज़रूरत इस बात की थी कि उसको ज़्यादा उसका दायरा बढ़ाया जाता, लोगों को सख्ती की जाती, उनको इस बात पर आमादा किया जाता कि वो इसमें हिस्सा लें। अब वो बहुत थोड़ी तादाद है जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देती है, वो भी 15%, अब एकदम से 45% कर दिया गया। तो वो जो दे रहे हैं मेरे ख्याल में इस दफ़ा वो भी आगे पीछे आए बाएं शाएं करेंगे। तो ये मैंने इसलिए कहा आपको कि IMF की अपनी तरफ से बात ज़रूर होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनको आगे पेश कर दी जाती हैं।
ठीक है। अच्छा शाह साहब, वैसे तो बनती नहीं है पीपल्स पार्टी की, लेकिन आप लोगों के जो सियासी हरीफ हैं वो भी एनएफसी अवार्ड के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा वाले जिक्र कर रहे हैं, और उनके सिर्फ फाटा मर्जर की मद में 200 अरब जो हैं वो कहते हैं कि हमें अदा होने वाले हैं, और जिस पे कि सब ने वादा भी किया था कि फाटा की जो न्यूली मर्ज्ड अजला होंगी उनके लिए सब अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा निकाल के सब उनको देंगे, लेकिन वो भी हमें नहीं मिला। तो वो भी न्यू जो है वो एक एनएफसी अवार्ड मांग रहे हैं। क्या इस चीज़ पे कोई कन्वर्जेंस हो सकती है? आप लोग उनको भी इस चीज़ पर सपोर्ट करेंगे कि उनको भी मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, जो ड्यू शेयर है, जो जायज़ बात है, उसमें तो ज़रूर हम सपोर्ट करेंगे। और ये एक हकीकत है कि फाटा का मर्जर हुआ केपी में, और अगर उनको अलहदा से केपी को फंड नहीं दिए जा रहे तो ये केपी के साथ ज़ाहिर है ज़्यादती है, उनको उनके लिए ज़्यादा फंड दिए जाएं। सिर्फ एक दो इशू इसलिए हैं कि दीगर सूबे, मिसाल जिसमें सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, और मेरे ख्याल में पंजाब भी है, वो कहते हैं कि जी जो फेडरल टेरिटरी थी या फेडरल के इलाके थे, अगर वो कहीं और जम किए जाते हैं तो जो उनका रखा हुआ बजट है वो तो फेडरल के पास था ना, तो वो वाला बजट उसमें दे ना। सूबों के ऊपर क्यों ये प्रेशर डाला जा रहा है कि जी सूबे अपने हिस्से को कम करके उनको दें? हाँ, अगर पहले वो इलाके सूबों के ही उसमें से होते थे, जिसमें सिंध का चले हिस्सा दिया जाता था, पंजाब या बलूचिस्तान का या केपी का, तो फिर तो चले ठीक है, अब देना चाहिए। लेकिन अगर वो वैसे ही उनका सारा इंतज़ाम और सारी चीज़ें, फंड्स उनको फेडरल गवर्नमेंट देती थी, तो ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इनको दे, लेकिन उनको देने ज़रूर चाहिए। अच्छा ठीक है। और फाइनली शाह साहब ये भी बताइए कि बिलावल साहब ने एक बड़ा मायने खेज जुमला बोला, और उस जुमले को अब बहुत सारे लोग मजीद रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि एनएफसी अवार्ड जो है उसके हवाले से जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ये वफाकी हुकूमत और एफबीआर को चलाने वालों की नाकामी है। इससे क्या मुराद है? देखिए, ये एक हकीकत भी है और बल्कि इसकी मिसालें भी हैं। मिसाल के तौर पर एफबीआर की तरफ से जो भी टैक्स कलेक्शन होती थी या रिकवरी या जो भी कह लें, मैं सिंध की मिसाल आपको देता हूँ। और यहाँ पे जब हमने एसआरबी बनाई, सिंध रेवेन्यू बोर्ड बनाया, तो आपको एक वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि पहले जो रिकवरी थी या पहले जो फंड्स जनरेट होते थे और जो अब हमारे इदारे कर रहे हैं, प्रोविंस के जो इदारे कर रहे हैं, वो कहीं ज़्यादा है। यही मैंने आपको बात बताई ना, मिसाल के तौर पर। नहीं तो वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात कर रहे हैं, वो किसके हवाले से कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत और एफबीआर को चलाने वालों की नाकामी है? कौन? मतलब नून लीग? देखें, उन्होंने, मैं शिफा साहिबा, आप कोई बिल्कुल ही हमें नून लीग से लड़वाना चाहती हैं? नहीं, हाँ, मुझे तो याद है कि मैं और आप तो जब भी प्रोग्राम करते हैं सर, हम तो पूरी उम्मीद से होते हैं, हम तो भरपूर इस चीज पे तवक्कल होता है हमारा कि मामलात तय पा जाएंगे। और ये आज भी आपने चूंकि नहीं कहा, मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि मामलात नून लीग और पीपल्स पार्टी के नाजरीन तय पा जाएंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने जुमला ऐसा बोला, तो उसमें बात हो रही है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, इनको चलाने वाले कौन? मतलब वफाकी हुकूमत और एफबीआर को चलाने वाले नाकाम हो गए। जी, वो इदारे की बात कर रहे हैं, अफसरान की बात कर रहे हैं कि अच्छा। उनकी अपनी जो एक किस्म की नाहिली कह लें, या जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, और फिर उसका खुमियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। आपने देखा कि टैक्सेशन के सिलसिले में भी किस तरह की अजीब व गरीब नई शराइत लगा दी गई कि लोगों को पहले ही डरा दिया गया। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर ये जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है या दीगर टैक्स है, वो जी ऐसी उन्होंने उसमें सजाएं लगा दी कि हमारे जितने बिजनेस कम्युनिटी है वही परेशान है। फिर वो सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर साहब को सुननी पड़ती हैं, उनको भुगतना पड़ता है, उनको फिर इसमें आना पड़ता है कि जी इसमें कुछ बेहतरी लाएं। तो एक तरीक़ेकार होता है, वो अपनी मेहनत करने के अलावा बस ऐसा कोई फार्मूला दे देते हैं कि जिससे मजीद
परेशानियां हो, तो इस बात का चेयरमैन साहब ने बात की है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और नाजरीन, जाते जाते जो नासिर साहब ने बात की है उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि दुख है, मतलब पीपल्स पार्टी डज फील फॉर प्राइम मिनिस्टर साहब। वो चाहते नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई फिर कोसे या वो कोई उनको मुर्दे इल्जाम ठहराए। जिस तरह से नासिर साहब ने कहा कि फिर देखे ना बातें बाद में फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को सुननी पड़ती हैं, तो जाहिर है पीपल्स पार्टी को ये चीज़ अच्छी तो नहीं लगती कि उनकी इत्तेहादी जमात के प्राइम मिनिस्टर को ये बातें सुननी पड़े। तो ये बात मैंने आपका अच्छा तर्जुमा कर दिया है ना नासिर साहब। जाते जाते ये बता दें क्विकली, सही बात की है ना मैंने? जी 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 जी, आपने बिल्कुल सही बात की। और उसकी वजह क्या है, इस प्राइम मिनिस्टर साहब को या मौजूदा गवर्नमेंट को हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? जी, हमारे बहुत इश्यूज हैं, सीरियस इशू है। उसकी वजह क्या है कि जो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं या जिन पे, तो एक बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। एक मून लाइट नजर आई है कि दुनिया के बेशतर ममालिक के सरबराह यहाँ आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर अब हम कोई इस तरह का किरदार अदा करें कि अपनी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें जिसका नुकसान मुल्क को हो, तो ठीक है। ऐसे इसमें हम नहीं लेना चाहते, हिस्सा नहीं बिल्कुल बनना सही है। चाहते। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम में हम आज की एक और अहम तरीन स्टोरी पर बात करेंगे जो कि 2 कबायली इजला में ग्रैंड ऑपरेशन के हतमी फैसले से मुताल्लिक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला बाजौड़ में शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जिरगा नाकाम हो गया है, जिसके बाद बाजौड़ और खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। ज़राए का मजीद ये दावा भी है कि कबायली अमायदीन के जिरगे ने शिद्दत पसंदों से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात किए थे, ताहम शिद्दत पसंदों ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए ये दावा भी कर रहे हैं कि बाजौड़ की तहसील मोमंद के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशतगर्द इस वक्त मौजूद हैं, जबकि ज़िला खैबर और बाजौड़ में मौजूद दहशतगर्दों में 80% से ज़्यादा अफगान शहरी हैं। अब एक अंदाजे के मुताबिक बाजौड़ की तहसील मोमंद की आबादी 3 लाख से जायद है, जिसमें से 40,000 से ज़्यादा अफराद अपने इलाके छोड़ चुके हैं। और कमिश्नर मालाकंड आबिद वज़ीर ये दावा कर रहे हैं कि मुतासरीन यानी IDPs के लिए रिहाइश का इंतज़ाम कर लिया गया है। जिरगा नाकाम क्यों हुआ और अब ऑपरेशन के हवाले से सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या होंगे, वहाँ पर लोकल लोगों की जो लाइफ है, ज़िंदगियाँ हैं, वो किस तरीके से मुतासर होंगी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इन लोगों के लिए क्या फ़ैसिलिटीज़ और किस तरीके के प्लान्स बना रही है कि इनको फैसिलिटेट किया जा सके, इस तमाम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन और रीजनल सिक्योरिटी मामलात पर काम करने वाली तंजीम खुरासान डायरीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इफ्तिखार फिरदौस साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार, हम ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके पास एज ऑफ नाउ क्या अपडेट्स हैं उन इलाकों की, बाजौड़ की, खैबर की, और ये जो फैसला हुआ है आपको क्या लगता है ये किन बुनियादों पर ये फैसला फाइनली कर लिया गया है कि अब ये ग्रैंड ऑपरेशन इन दोनों अजला में करना है? देखें शिफा, इसका एक बैकग्राउंड है। आपने जिरगे का जिक्र किया, ऑब्वियसली वो जिरगा तकरीबन 1 हफ्ते से लेकर 9 दिन तक जो है वो जारी रहा, लेकिन वो ब्रेक थ्रू नहीं कर सका। अब उसमें जो शराइत जो रखी गई थी उसके अंदर आपने गवर्नमेंट साइड का जिक्र किया, लेकिन जो TTP है जो उन्होंने शराइत जो है वो रखी थी, वो ऐसी शराइत थी कि वो किसी स्टेट को जो है वो कबूल नहीं हो सकती। वो बिल्कुल ऐसा था जैसे अच्छा। पैरेलल स्टेट सिस्टम जो है वो बनाना चाहते थे। उसमें एक शर्त ये भी थी कि फौज को जो फूड सप्लाई की जो गाड़ियाँ होंगी उसको चेक किया जाएगा, कोई नए असलहे की तरसील जो है वो मिलिट्री को नहीं होगी, और फौज जो है वो कॉन्वॉय की शक्ल में गश्त वो नहीं करेगी, और जो सेल्फ स्टाइल्ड एक शरिया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरे कबायली इलाके और बालाकंड के अंदर जो है वो होगी, और बेसिकली जो जुडिशरी है या बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब के सब उनके कंट्रोल में जो है वो आएगी। तो ऑब्वियसली जिरगा ने कोशिश की। फिर उसके अंदर एक मुतालबा जो गवर्नमेंट की तरफ से था कि फॉरेन फाइटर्स को यहाँ से जो है निकाल लें, उन्होंने सेफ पैसेज जो है वो मांगा, वो भी कबूल नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अनकन्वेंशनल रूट से जो फॉरेन फाइटर्स इनके पास हैं उनकी शक्लें ना दिखाएं। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये तोरखम के रास्ते से जो है वो जाएंगे और इनको बाकायदा तौर पर जो है अफगान हुक्काम के हवाले किया जाएगा। तो वो जिरगा जो है वो अल्टीमेटली जो है दोनों साइडों से जो है वो बात मनवाने में जो है वो नाकाम हो गया। अब सिचुएशन जो करंटली है, तकरीबन कल रात से जो है ऑपरेशन का आगाज जो है वो हो गया, और सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि जो 16 एरियाज जो आइडेंटिफाइड है जिनके अंदर 72 घंटे के लिए जो है वो कर्फ्यू लगाया है, और कुछ एरियाज में 24 आवर्स के लिए था, क्योंकि वो वहाँ से फौज की मूवमेंट थी।
तो उसकी वजह से जो है लोगों ने नकल मकानी शुरू की। जो करंट स्टैटिस्टिक्स आए हैं, ये जो जगह बनाई गई है ये तकरीबन कोई 2000 फैमिलीज के लिए है और कोई 21 स्कूल्स आइडेंटिफाई किए हैं। इसके अलावा बाजोड़ के अंदर एक ग्रैंड स्टेडियम है, उसमें टेंट्स टेंट्स लगाए वगैरह हैं लगे जी। हैं। हाँ, जी, अच्छा। लेकिन उसमें शिफा, चूंकि ये ट्राइबल एरिया है और आप तो बेहतर जानती हैं कि जो पश्तून कल्चर के अंदर है, मोस्टली लोग ये चाहते हैं कि वो अपने किसी रिश्तेदार के घर जाएं जी, और पर्दा। कैंप्स के हाँ जी, अंदर पर्दे की वजह से, जी, बिल्कुल। वो ना रहे। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव जो है वो गए हैं अपने रिश्तेदारों के घर, और हत्तल वसा ये कोशिश की जा रही है कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, क्योंकि बार-बार यही मुतालिबा आ रहा है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी इस पे स्ट्रेस किया और ऑब्वियसली मिलिट्री भी इसी बात पे स्ट्रेस करती है कि वो एरियाज़ इसलिए छोड़ने पड़ेंगे कि वहाँ पर कोई सिविलियन पॉपुलेशन बचे नहीं। और हुँ। अगर उसमें सिविलियन कैजुअल्टीज़ की तरफ बात आती है या डैमेज की तरफ जो है वो बात जाती है, मेरे ख्याल में इसके फिर मुहर्रिकात भी जो है वो अलहदा होंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है समझना, कि इस बार ये पूरी कोशिश की गई कि किसी किस्म का गिला वगैरह ना रहे, बल्कि जो फोर्सेस हैं उन्होंने जरगे को ऑपरेशन से पहले ये बता दिया था कि आप 72 आवर्स के लिए जो है वो निकल जाएँ और हम आपको घरों की भी हिफाज़त करेंगे और आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी। लिहाज़ा जो 2-2 3-3 बंदे इलाके की सतह पर वो फ़ौज के साथ इन एरियाज़ के अंदर जाएँगे ताकि उनके घरों को और इमलाक को जो है वो नुकसान ना पहुँचाया जाए। लेकिन शिफ़ा, आपको पता है कि अपना घर छोड़ना, इलाके के जी, अंदर जो है बिल्कुल। बम धमाके होना, तो वो कोई भी पसंद नहीं करता, तो गिले-शिकवे तो रहेंगे, ये तो एक फैक्ट है। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम देखें, तो जो कॉन्सन्ट्रेशन है फाइटर्स की और जो टीटीपी के एफ़िलिएट्स हैं, वो बाजोड़ के अंदर और खैबर के अंदर यकसां उनकी एक पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो ऑलमोस्ट वो बनाने की कोशिश कर रहे थे और खैबर में तो उन्होंने एग्रीमेंट भी जो है वो ट्राइब के साथ जो है वो साइन करा दिया था। तो फिलहाल तो ये ऑपरेशन बाजोड़ की हद तक जो है वो महदूद है, लेकिन आज कैबिनेट ने दोनों को जो है वो एंडोर्स किया है और कॉम्पेंसेशंस का भी ऐलान किया है कि अगर कोई डैमेजेस जो है वो होते हैं। कैबिनेट, प्रोविंशियल आज कैबिनेट। जी, प्रोविंशियल कैबिनेट ने कॉम्पेंसेशंस और बाकी सारी चीज़ें जो है वो अप्रूव जो है वो की हैं। अब चूँकि ये कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम के साथ जो है वो बदलती रहती है। सुबह कुछ अटैक की खबरें आईं जिसमें ऑब्वियसली कैजुअल्टीज़ की भी थी और उसमें इंजरीज़ की भी रिपोर्ट्स थी। उसके बाद कुछ गनशिप हेलीकॉप्टर्स की और जो मॉर्टर शेल्स हैं, उसकी फायरिंग की भी जो है वो रिपोर्ट्स जो है वो आई हैं। तो हुँ। इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन और चूँकि इंटरनेट बंद है और ज़राए अबलाग के जितने भी ज़रिए हैं वो सारे ब्लॉक हैं, तो ये तो वक़्त के साथ ही पता लगेगा जब थोड़ी बहुत क्लैरिटी आएगी कि वहाँ पर एक्चुअली हो रहा क्या है ऑन ग्राउंड। लेकिन सिचुएशन ऑपरेशनल एरिया में जैसे ही होती है वैसे ही है। इसमें लाइक कोई तज्ज़िया या कोई ठीक है। इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह भी है वो है। अच्छा, और इसके हवाले से इस मर्तबा ये भी बात हो रही है कि जिस तरह से 2013 या 9 वाले ऑपरेशंस हुआ करते थे, इसका स्केल उस तरीके का शायद ना हो और मुकम्मल तौर पर इलाके को खाली कराने की भी शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि प्रिसाइज मतलब टेक्नोलॉजीज़ ऐसी आ गई हैं कि आप प्रिसाइजली आप उनको अटैक कर सकते हैं या ड्रोन्स का शायद इस्तेमाल हो, सो स्केल इसका बहुत बड़ा शायद ना हो करना पड़े। इज़ दैट ट्रू? देखिए, स्केल तो नहीं है बड़ा, ये तो एक कन्फर्म्ड बात है, क्योंकि जो आपको नज़र भी आता है उससे अंदाज़ा होगा, क्योंकि अगर आप इसकी कंपैरिज़न जो है वो पिछले सालों से किया जाए, तो वो तो ऑलमोस्ट जो है गवर्नमेंट पैरेलल गवर्नेंस सिस्टम्स जो है वो बना दिए गए थे और उनसे छुटकारा जो है वो हासिल करना था। अब तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेवल्स हैं और जिस किस्म की चेक पॉइंट्स और पुलिस का apparatus है, तो वो मौजूद है। ये ऑपरेशन जो है, ये एक स्पेसिफिक माउंटेन है, एक पहाड़ है जिसके ऊपर जो है किया जा रहा है और उसको चारों तरफ से जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है ताकि अफ़गानिस्तान की तरफ भी ना भागा जा सके और नीचे भी जो है वो नहीं आया जा सके। और रीज़न उसका मेन यही था कि मेन रोड जो है उसके ऊपर नाकाबंदियाँ लगा ठीक दी है। गई थी, लोगों के आईडी कार्ड्स जो है वो चेक कर रहे थे एंड अच्छा। दैट इज़ व्हाट हैज़ लेड कि स्टेट अपना कंट्रोल जो है वो दोबारा बनाए। अच्छा, अब क्विकली ये भी बताइए इफ्तिखार के बाकी ऑपरेशंस जब भी होते हैं वक्ती तौर के लिए तो एक अमन अमान की सूरत हाल इम्प्रूव कर जाती है, वो पर्पस भी अचीव हो जाता है, लेकिन फिर बाद में हम ये देखते हैं कि रिसर्जेंस हो जाती है दोबारा से और मामलात दोबारा एक डिटीरियरेशन की तरफ जाने की सिमत में चल पड़ते हैं। डू यू फील कि इस मर्तबा का जो ये ऑपरेशन है ये सक्सेसफुल होगा उस हद तक कि दोबारा यहाँ पर रिसर्जेंस, या आपको लगता है कि शायद वो दोबारा आने वाले सालों में कभी उस तरफ दोबारा मामला चले जाए कि रिसर्जेंस की दोबारा हम कंप्लेन कर रहे देखिए, हो?
जो पाकिस्तान की जियोग्राफिक सिचुएशन है, जो उसकी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं हैं। ये तो डिपेंड करता है कि ग्लोबल डिज़ाइन के अंदर अब अफ़गानिस्तान की फ्यूचर जो है गवर्नेंस सिस्टम के अंदर क्या होता है और पाकिस्तान किस किस्म के अलायंसेस जो है वो सेट करता है। इसकी तो बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, तो ये प्रेडिक्शन करना कि आगे नहीं होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट के और जो गवर्नमेंट का सब स्ट्रक्चर है इसमें तो फेलियर नज़र आता है क्योंकि पिछले 8-9 सालों के अंदर जो फाटा रिफॉर्म्स के नीचे एक सिस्टम होना चाहिए था, वो तो हमने नहीं देखा, इसलिए उसको टॉपल करना जो है वो इतना आसान हो गया है। और लोगों की फ्रस्ट्रेशन भी इस वजह से है कि एक बार आपसे घर छुड़वाया जाए, फिर दूसरी बार छुड़वाया जाए, तो ऑब्वियसली वॉर एंग्जायटी नाम की भी कोई चीज़ होती है क्योंकि लोगों ने देखा कि घरों के साथ क्या हुआ, उनके साथ जो है वो क्या हुआ, तो वो एप्रीहेंशंस तो रहेंगी ही। अ, और ये कहना कि कम्युनिटी खुशी से जो है वो घर जो है वो छोड़ेंगे, तो नहीं। मेरे ख़्याल में ये हाँ। कहना जो है लाइक ऑलमोस्ट झूठ के बराबर होगा। लेकिन सिचुएशन टेंस है और ये बावर कराया गया है कि 72 घंटों के अंदर दिस एरिया विल बी क्लियर्ड और उसके बाद पीपल कैन रिटर्न होम। सो लेट्स अच्छा, होप कि उसी तरह ठीक है। काफ़ी शॉर्ट टर्म ये सारा सिलसिला लग रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इफ्तिखार फिरदौस। नाजरीन हमारे अपडेट कर रहे थे और खैबर के जो इस वक्त ऑपरेशन के माहौल है उसके हवाले से। ये भी साथ साथ इफ्तिखार ने कंफर्म कर दिया कि 72 घंटों का कहा जा रहा है कि 72 घंटों में ये इलाके क्लियर कर दिए जाएंगे और जो नकल मकानी हुई है या इन इलाकों से जो लोग बाहर गए हैं वो वापस अपने घरों में आ सकेंगे। प्रोविंशियल हुकूमत ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने भी इस चीज़ को, ऑपरेशन को 72 घंटों वाले को इंडोर्स कर दिया है। अपनी सपोर्ट जो है उन फैमिलीज़ की तरफ उन्होंने बढ़ाई है और उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करें जिन्होंने कि नकल मकानी की। अब देखते हैं, लेट्स होप, विश एंड प्रे कि पाकिस्तान में ये अमन अमान की सिचुएशंस बेहतर हो जाएं किसी तरीके से। हम सीरियसली इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और इनकी तरफ अपनी सारी एफर्ट्स पुट कर दें। लेट्स कीप दिस प्लेस सेफ, लेट्स कीप दिस कंट्री सेफ, ट्राई टू कीप दिस कंट्री सेफ। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।